हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यूपीपीएससी एआई डिकोडर में आप सभी का स्वागत है। कल मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए थे उसमें हमने संसदीय कमेटी देखी थी, जिसके अंतर्गत क्या था, हमने पूरा बेसिक अच्छे से कवर किया था। देखो, कोई भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन का बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि हमें उसकी बेस चीज पता चले और ये भी पता चले कि ये एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो रही है। ठीक है, इसलिए मैंने कल जो संसदीय समिति वाला क्वेश्चन था उसका पूरा बेसिक और जो भी उसका अपडेट वाली चीजें थी जो उसमें पॉसिबल था कि ये बताना जरूरी है, मैंने हर एक वो चीज उसमें बताई ताकि आने वाले टाइम में या 2026 का जो प्रीलिम्स होगा 6 दिसंबर को, उसमें संसदीय समिति से किसी भी टाइप का क्वेश्चन बने तो आप इजीली कर लो, चाहे वो कथन निष्कर्ष से हो और चाहे वो फैक्चुअल में आ जाए, तो आप लोग उस तरह से क्वेश्चन कर ले। इसलिए मैंने कल पूरा टॉपिक संसदीय समिति से रिलेटेड पूरा सब कुछ उसमें एक्सप्लेन किया था। और मैंने एक चीज और बोला था आप लोगों को कि लक्ष्मीकांत से एक बार उस टॉपिक को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आते जरूर है। ठीक है, ताकि आप लोगों को हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से ये मैंने क्वेश्चन करा दिया था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। ये क्या कह रहा है कि नागरिकता से संबंधित कौन सा आर्टिकल दिया गया है। इनमें ऑप्शंस में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अगर हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन कैसे हमें देखना है, अगर हम भाग एक की बात करें, भाग एक, इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, जिसका वर्णन कहां से कहां तक है, इसका वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। ठीक है, अब भाग 2 की बात कर लेते हैं। भाग 2, जिसमें क्या दिया गया, नागरिकता दिया गया है। और इसका वर्णन कहां से कहां तक है, इसका वर्णन आर्टिकल 5 से 11 तक, 11 तक दिया गया है। अब देखो ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन ए की बात करें तो आर्टिकल 3 और 10 से बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये गलत है। फिर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 4 से 11 की बात करें तो ये भी गलत हुआ। ऑप्शन सी, 5 से 11 की बात करें और यहाँ पे क्या है 5 से 11, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है इसका आंसर, और ऑप्शन डी भी इसका आंसर गलत होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज मैं और बता देता हूँ, ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया है, आप प्लीज देखना उसमें क्वेश्चन मिलेगा, और ये अब 2020 में भी है। अब इस क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है आप लोगों को, देखो इस क्वेश्चन से एक ही चीज निकल के सामने आ रही है कि यूपीपीएससी के महत्वपूर्ण टॉपिक क्या आ रहे निकल के सामने, महत्वपूर्ण टॉपिक्स आ रहे हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन कौन से, ये निकल करके सामने आ रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि हमारे क्वेश्चंस आगे किस तरीके से डिजाइन होंगे या वे कौन कौन से टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आज के पैटर्न पे है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको और देखने को मिलेंगे, तो इसको हम देखेंगे किस तरह सोल्व कर सकते हो। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें एक कथन ए है और दूसरा कारण दिया गया है। अब हम कथन पढ़ते हैं पहले ए। ये कह रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में, ये कह रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसका कारण देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित है। अब इसके ऑप्शन का अगर देखें, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये क्या करे इसकी व्याख्या सही करता है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। यहाँ पे इस बात को व्याख्या को बता रहा है कि करता है, ये कहता है नहीं करता। ऑप्शन सी ये सही है,
आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। अब देखो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, या इस टाइप के क्वेश्चन आए तो भी पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी। करना क्या है, इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा ट्रिक लगा लेना। पहले ट्रिक क्या रहेगी, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कथन को, मान लो ये कथन है और ये कारण है, ठीक है, इन दोनों के बीच का संबंध किससे मैच करना है आप लोगों को। यहाँ पे कीवर्ड लिख रहा हूँ, उसको ध्यान रखना, ठीक है। इन दोनों के रिलेशन को किससे करना है, मैच न्योक्की से करना है, ठीक है। पहले पढ़ना, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित है। अगर ये चीजें आपस में मैच होने लगे तो समझ लेना कि कथन और कारण दोनों सही है। ये एक ट्रिक है, बस यहाँ पे ध्यान रखना। इसको अभी हम और डिटेल मतलब डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से डिकोड करेंगे चीजों को। अब इसको हम बेसिक से इसको कवर करते हैं बिल्कुल। देखो इसकी बात करें तो ये क्या कहता है, यहाँ पे आप लोगों ने दो वर्ड देखे होंगे, एक वर्ड था निरंतरता और एक वर्ड था परिवर्तन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये दोनों वर्ड। पहला निरंतरता, निरंतरता, और दूसरा शब्द था परिवर्तन, परिवर्तन। अब देखो निरंतरता का मतलब क्या होता है, निरंतरता मतलब जो चीज लगातार चलती आ रही है, मतलब परंपराओं से जुड़ी, परंपरागत, परंपरागत, ठीक है। परिवर्तन मतलब कोई चीज पहले थी उसमें थोड़ा बदलाव किया, और बदलाव कब करते हैं, जब आज के समय के अनुसार जैसे जैसे चीजें डेवलप होती रहती है उसी के अकॉर्डिंग चीजें बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आधुनिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे निरंतरता और परिवर्तन को मैंने किसमें कन्वर्ट किया, परंपरागत और आधुनिक। कुछ चीजें ऐसी है राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो परंपरागत है, और कुछ चीजें ऐसी है जिनको हम आधुनिक टाइम में अपनाए हुए हैं। अगर यहाँ पे मैं निरंतरता की बात करूँ या परंपरागत की बात करूँ, तो सबसे पहले हम यहाँ पे परंपरागत शैली ले लेते हैं। किसकी बात करते हैं, परंपरागत की बात करते हैं। अब परंपरागत में क्या आएगा, देखो यहाँ जो भी चुनाव होते हैं वो किस प्रभाव से होते हैं, जाति, क्षेत्रीय, और क्या होता है, और धर्म। ये कुछ परंपरागत चीजें हैं जो राजनीतिक व्यवस्था का आंतरिक हिस्सा रहा है, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ रहे हो कि मैक्सिमम चीजें क्या जाति, क्षेत्रीय और धर्म के आधार पर होती है, ठीक है। अगर हम आधुनिक की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं संविधान, संसद, चुनाव और कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था। ये क्या है, इन चारों चीजों को हम किस में डालेंगे, आधुनिक में डालेंगे। क्योंकि देखो संसद क्या करती है, संसद कानून बना करके संविधान को अपडेट करती है। क्या करती है, कानून बनाती है और इसको क्या करता है, अपडेट करती है। और अपडेट कैसे करती है, संशोधन द्वारा, जो हमारी आवश्यकता है उनके अनुसार। पहला पॉइंट क्लियर है। चुनाव का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे ईवीएम, तो ईवीएम में हम क्या चाहते हैं, निष्पक्ष चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं। और कानून व्यवस्था बनी रहे, इस चीज को भी पहले क्या था, आईपीसी धाराएं थी और अब बीएनएस है, इसको हमने अपडेट किया, ठीक है। दो चीजें समझ में आई। अब क्वेश्चन की तरफ देखो,
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। ये कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता, मैंने बताया पारंपरिक, परिवर्तन, आधुनिक के तत्व मौजूद है, पाए जाते हैं। फिर ये कह रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली, आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व सम्मानित है। ये हमने पढ़ा और मैंने ये क्या किया, दोनों को आपस में रिलेट किया। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, एक आप लोगों को लग रहा होगा कि हमने आधुनिक देखा, परंपरागत देखा, शैली का क्या मतलब है। देखो शैली एक बार हम यहाँ पे और अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे शैली का मतलब ये होता है, शैली या सॉरी संत शैली यहाँ पे लिखना है, इसको मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। संत शैली, इसका क्या मतलब होता है। इसके अंतर्गत मैं अगर नाम लिखूं, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे, विनोबा, एक मिनट, विनोबा भावे या इत्यादि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। इनका क्या था, इन्होंने क्या किया, निस्वार्थ सेवा की, निस्वार्थ सेवा, देश के लिए निस्वार्थ कार्य किया। अगर इसकी मैं एक अलग परिभाषा भी लिखूं तो वो ये हो सकती है कि राजनीतिक नेताओं द्वारा की जाने वाली लंबी यात्राएं, जैसे डायरेक्ट जनता से जुड़ने का नैतिक माध्यम। अब जनता से नैतिक माध्यम कैसे हो सकता है, जैसे मैं दूसरी डेफिनेशन में बताया, राजनेताओं द्वारा की की जाने वाली लंबी पदयात्राएं, लंबी पदयात्राएं, पदयात्राएं या अनशन, या अनशन, जो आज भी जनता से, जो आज भी जनता से जुड़ने का एक बड़ा नैतिक माध्यम है, जनता से जुड़ने का, जुड़ने का एक बड़ा माध्यम है, एक बड़ा माध्यम है, ठीक है। अब राजनेता ये कैसे जुड़ते हैं, इसने बोला कि पद यात्राएं या अनशन की बात की है, ठीक है। अगर हम एक चीज और देखें कि आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो, जिसका नेतृत्व किन्होंने किया था, राहुल गांधी जी ने किया था, राहुल गांधी द्वारा। इनका क्या उद्देश्य था कि पूरे भारत को एक करना, एक साथ जोड़ के चलना। तो ये क्या कर रहे हैं, इसी डेफिनेशन को लेके चल रहे साथ में, राजनेताओं द्वारा लंबी पद यात्राएं करना, जिससे जनता का डायरेक्ट जुड़ाव हो और जनता के बीच में जाकर उनकी प्रॉब्लम को देखे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब अगर आप कथन पढ़ोगे और कारण पढ़ोगे तो दोनों का क्या है, आपस में एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, ठीक है। कितना क्लियर हुआ कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्राकृतिक निरंतरता, परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक, परंपरागत, संत शैली के तत्वों को समाहित करती है, ठीक है। अब इसका आंसर देखो क्या होगा। अब मैंने बताया कि दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं।
तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा सही। ठीक है, अब बताओ इसमें कोई डाउट? अब इसमें कुछ फैक्ट है वो थोड़ा सा लिख लेते हैं, एक लाइन में है। डब्ल्यू एच मॉरिस जोन्स, मॉरिस जोन्स, जोन्स, इनकी बुक है द गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। तो इसी में इसने इन्होंने क्या बोला है? आधुनिक प्लस परंपरागत और प्लस संत शैली, इनका वर्णन क्या है इस बुक के अंदर। ठीक है, इन तीनों का वर्णन किस बुक के अंदर है? द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। ये किसकी बुक है? डब्ल्यू एच मॉरिस जोन्स। देखो आपने कभी क्वेश्चन देखा होंगे कि यूपी पीसीएस में बुक का नाम और बुक किसने लिखी है उनका नाम आ जाता है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को भी हम इस तरीके से आगे जैसे भी आएंगे सोल्व करते चलेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और आप लोगों को ये भी समझ में आ गया क्वेश्चन हमें करना किस तरीके से है इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको हमें समझना पड़ेगा कि न्यूनतम संख्या क्या होगी और क्यों रखी गई। पहले क्या था, अगर पहले बात करें, पहले इस तरीके से न्यूनतम संख्या वाला कोई भी प्रावधान नहीं था, न्यूनतम संख्या का कोई भी प्रावधान नहीं था। ठीक है, लेकिन इसका क्या महत्व है, छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज करो आप लोगों को एक घर में एक जॉइंट फैमिली है, मतलब मान लो जॉइंट फैमिली में आप लोग रहते हो और उस जॉइंट फैमिली में 40 से 50 लोग मेंबर हैं। अभी 40 से 50 मेंबर में अब ये तो है नहीं कि कोई कुछ भी काम कर रहा है, कोई कुछ भी काम कर रहा है। कहीं ना कहीं क्या करोगे आप लोग कि इन 40 से 50 सदस्यों में से कुछ सदस्यों को, कम से कम 5 से 7 सदस्यों को बोलोगे कि आप लोग अपना काम क्या कर लो, डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो, जिससे क्या होगा पता रहे कि कौन सा काम कौन कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से पहले क्या होता था कि ऐसा कोई भी डिसाइड नहीं था। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते यूपी का, यूपी में कितनी सीटें हैं? 403, 403 सदस्य हैं। अब 403 सदस्यों को ये तो है नहीं कि सबको ही मंत्री बना देंगे, सबको तो मंत्री नहीं बना सकते ना। तो इसी चीज को देखते हुए कि अगर सबको मंत्री बनाएंगे, सबको पद दे दिया जाएगा, तो उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं चीजें बिखर जाएगी। तो इसी चीज को देखते हुए यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया कि 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे। कितना, क्या न्यूनतम संख्या हमने कितनी रखी? 15%। कितनी रखी? अगर हम इसको कैलकुलेट करें 403 15/100, तो लमसम 60 के आसपास क्या होगा, मंत्री होंगे। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि 60 लोगों को मंत्री बनाया जाएगा जो व्यवस्था देखेंगे या जो काम करेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा लोगों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। कितना क्लियर है? ये किन राज्यों की बात कर रहे हैं? ये बड़े राज्यों की बात कर रहे हैं, बड़े राज्यों की बात कर रहे हैं। अगर हम देखें छोटे राज्यों की बात करें, जो छोटे राज्य हैं इनके अंतर्गत चीजें देखें, तो जैसे मान लो गोवा हो गया,
और सिक्किम हो गया, ये छोटे राज्य हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे अगर देखें इनका, यहाँ पे 12 सदस्य फिक्स कर दिए गए। कितना? 12। ये 12 सदस्य होने जरूरी है, जो 12 सदस्यों को मंत्री बनाया जाएगा, चाहे वहाँ पे 40 सीट में हो, कितने भी हो। क्योंकि जो 40 सीट मान लो थी, एग्जाम्पल मान लो 40 सीट थी, और 40 का अगर 15% देखे तो कितना होगा? 6 सीटें होगी। अब 6 सीटें क्या करेगा कि पूरा राज्य सिर्फ 6 मंत्री तो नहीं चला पाएंगे, व्यवस्था बड़ी हो जाएगी, काम का बोझ इनके ऊपर बढ़ जाएगा। तो इस चीज को देखते हुए हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि 12 सदस्य होना जरूरी है, पहली बात। अब कि 12 सदस्य से कम नहीं होंगे, ये न्यूनतम यहाँ पे संख्या फिक्स कर दी। अब इसके बाद एक आता है दिल्ली, ठीक है। और दिल्ली क्या है? दिल्ली इनका अपवाद है। दिल्ली क्या है? अपवाद है। दिल्ली के अंतर्गत कितने हैं? अगर वहां पे सीट देखे तो कितनी है दिल्ली के अंदर, बात करें तो 70 है। अगर मान के चलते हैं तो 70 सीटें हैं, और इस 70 का यहाँ पे इन्होंने कितना किया, 10% कर दिया। तो इसका मतलब 7 मंत्री होंगे। ये अपवाद है। यहाँ पे 12 सदस्य हैं, यहाँ पे 15% है, और यहाँ पे कितना है दिल्ली के अंतर्गत, 10% है। ये अपवाद है यहाँ पे। कितना क्लियर हुआ कि हमने अधिकतम संख्या, सॉरी न्यूनतम संख्या क्यों फिक्स की? क्योंकि देखो जैसे गठबंधन की सरकार है, वहां पे मंत्री आ रहे हैं, वो पद दे दिया जा रहा है, फिर मंत्री आ रहे हैं, फिर पद दे दिया जा रहा है, आ रहे जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, चीजें डिस्टर्ब हो रही है, चीजें कोई भी बैलेंस में नहीं हो रही। इसी चीज को देखते हुए यहाँ पे न्यूनतम संख्या फिक्स कर दी गई, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे 15 संख्या नहीं है, 15 सदस्य नहीं, 15% है, और यहाँ पे सदस्य है, 15 मेंबर है, ठीक है, और यहाँ पे 10% है। इसलिए यहाँ पे आप देखो कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, तो क्या होगी? 12 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय, इसकी बात करते हैं अब क्वेश्चन की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। किस केस द्वारा किया गया? गोलकनाथ वाद 1967 में, केशवानंद भारती केस 1973 में। देखो ये यहाँ पे गलत लिखा है, ये केशवानंद है, केशवानंद भारती केस, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश भी देख लेना तो सही हो जाएगा। शंकरी प्रसाद वाद 1951 या सज्जन सिंह वाद 1965, ठीक है। हम्म, अब देखो इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है। अगर वैसे देखोगे तो इसका आंसर बी होगा, केशवानंद भारती केस, क्योंकि इन्होंने ही मूल ढांचे सिद्धांत की व्याख्या की। लेकिन हमें डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, हमें देखना है कि ये चीज शुरुआत क्यों है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो कनेक्ट होगी ना एक दूसरे से, तो हमें वही देखना है कि चीजों का टर्निंग पॉइंट क्या है, वो कहाँ से शुरू हो रही है। और देखो अगर हम यहाँ पे बात करें 1947 के अंतर्गत क्या हुआ, देश आजाद हुआ। जब देश आजाद हो गया, देश आजाद होने के बाद जो जमींदारी प्रथा थी, मतलब जो जमींदारी लोग थे जिनके पास जमीनें बहुत ज्यादा थी, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इनकी जमीनें लेकर के इनकी जमीनें लेकर के गरीबों में बांट दिया जाए, ठीक है, ताकि गरीबों को भी, गरीब लोग भी खेती कर सके, उनका भी जीवन यापन हो सके। इस चीज को देखा तो गवर्नमेंट ने कानून बनाकर संपत्ति लेना शुरू कर दिया। जब ये संपत्ति लेना शुरू किया तो ये लोग कहाँ पे पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इन्होंने कहा कि सरकार हमारी जमीनों को ले रही है, और संपत्ति का अधिकार हमारे पास क्या था उस टाइम पे, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार था हमारे पास। अब ये मौलिक अधिकार होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला
सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संसद को कोई अधिकार नहीं है लोगों की संपत्ति छीनने का। अब इस चीज को देखते हुए संसद और सुप्रीम कोर्ट के मध्य क्या हुआ, टकराव होना शुरू हो गया। अब यहां से कहानी शुरू होती है। इतना समझ में आया कि कहानी किस तरीके से, कि जो जमीन थी राजाओं महाराजाओं के पास, जो रजवाड़े थे, उनकी जमीनों को गवर्नमेंट ने लेना शुरू किया ताकि गरीबों को भी जमीनें मिले और वो भी अपनी खेती कर सके, क्योंकि कृषि प्रधान देश था उस टाइम पे और अभी भी है। इसी चीज को देखते हुए तो सरकार ने कानून बनाया, जमीन लेनी शुरू करी, लेकिन वे संपत्ति का अधिकार का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संसद को या सरकारों का ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि लोगों के मौलिक अधिकारों को छीने। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स था हमारा। अब इस चीज को देखते हुए दोनों में क्या हो गया, टकराव उत्पन्न हुआ। अब उस टकराव को देखते हुए इन दोनों के बीच में क्या आई चीजें सोल्व होने के लिए कुछ केस आए, कुछ वाद आए, वो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो, अब इन चीजों को देखते हुए जो पहला केस आया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वो था शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद वाद, ये कब आया, ये 1951 में आया। ठीक है, और इसी के साथ कौन सा था, एक सज्जन सिंह वाद, ये कब आया, 1965 में आया। ये दोनों एक साथ क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इन दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संसद संविधान में संशोधन कर संशोधन करके फंडामेंटल राइट्स में क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को बदल सकती है, बदल सकती है। ये इस केस में इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि संसद ये काम कर सकती है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद गोलकनाथ केस आया। कौन सा केस आया, गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस। और ये कब आया, इन 1967 में आया, 2 साल बाद। इस केस में क्या कहा गया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन बदल दिया। जो पहला उन्होंने अपना पक्ष रखा था, उस पक्ष को बदलते हुए उन्होंने बोला कि संसद संशोधन नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। इस बार क्या कर दिया, मना कर दिया। अब इस चीज को देखते हुए इंदिरा गांधी सरकार का पलटवार, जो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी सरकार थी, इसने पलटवार किया सरकार का पलटवार। अब ये जो पलटवार था, इस पलटवार के तहत एक संशोधन जोड़ा गया, 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम। और ये कब आया, कि 1971 में आया। इसके अंतर्गत क्या क्या बोला गया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है और इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक सकती। उन्होंने ये बात बोल दी, क्या बोल दी, कि संविधान के किसी भी हिस्से में, किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट क्या उसे नहीं बदल सकती है, उसे नहीं रोक सकती, उसे नहीं रोक सकती। अब देखो, न्यायपालिका स्वतंत्र है, कहीं ना कहीं उनको चोट लगी होगी इस चीज की, क्या सरकार ऐसे कैसे बोल रही है कि हमारा कोई रोल नहीं है। इसके बाद एक केस आया जिसको बोलते हैं केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती
केस आया, केस, और ये कब आया? ये 24 अप्रैल 1973। इस केस में क्या था, 13 जजों की पीठ थी, 13 जजों की पीठ इसमें शामिल हुई, 13 जज मतलब इसमें शामिल थे। और क्या रेशियो निकल के आया? 7:6 का रेशियो। और जिसको क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक डिसीजन बोलते हैं, ऐतिहासिक निर्णय था ये। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे मूल ढांचे की संज्ञा दी गई, मूल ढांचे की संज्ञा, की संज्ञा। और इसके अंदर का क्या कहा गया कि संसद, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है, कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, को नहीं बदल सकती, नहीं बदल सकती। ठीक है, अब ये केस निकल के यहाँ पे सामने आया। अब इससे क्या चीज क्लियर हुई आप लोगों को? देखो यहाँ पे ये समझ में आया कि मूल ढांचा क्या होता है। यहाँ पे इसको परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन मूल ढांचे को आप लोग ये समझ सकते हो, जैसे आप लोग एक घर बना रहे हो, घर में आप दीवार को की साइड बदल सकते हो, पेंट करा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो, लेकिन जो दीवारें खड़ी करने से पहले नींव बनाते हैं, उसको नहीं हिला सकते, क्योंकि उसको हिलाओगे तो पूरा स्ट्रक्चर ही गिर जाएगा। तो उसी को मूल ढांचा आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, और इसकी व्याख्या कौन करेगा, क्या चीज मूल ढांचे के अंतर्गत आती है, क्या चीज मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आती, वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, अब ये चीज समझ में आई कि ये केस किस तरीके से डिजाइन हुआ और इसका क्या बैकग्राउंड था और आज इसकी क्या कंडीशन है। कितना समझ में आया, क्लियर हुआ? अब आगे चलते, इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया था, बी आंसर है। और हाँ, इसको ना एक काम करना, ये क्रोनोलॉजी पैटर्न में इसको लिख लेना अपने पास, क्योंकि अगर इस तरह से मैचिंग में आता है तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 39 समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यूसीसी, अनुच्छेद 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अब देखो यहाँ पे क्या, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, और गलत क्या है? डी ऑप्शन इसका गलत है। क्यों गलत है? कि 48 के अंतर्गत क्या क्या आता है, कृषि एवं पशुपालन, पशुपालन ये आता है, इसलिए यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, अब इसमें देखो मैचिंग में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और मैचिंग सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहा है? डीपीएससी से आ रहा है, और डीपीएससी मैंने 2018 की सीरीज में बहुत अच्छे से आपको करा दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इसी पैटर्न पे है, कथन और निष्कर्ष वाले पैटर्न को फॉलो करते हैं। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसकी बात कर रहे हैं? महान्यायवादी की। ठीक है, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य हो। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए, केवल एक सही है, केवल बी, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक और ना दो, इनमें से कोई भी सही नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे चीजें देखनी कैसे है, अगर हम यहाँ पे महान्यायवादी की बात करें, महान्यायवादी, महान्यायवादी जिसको एजीआई भी बोलते, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसकी बात करें तो ये कौन है?
ये सरकार का वकील है, सरकार का वकील। देखो ऐसा तो है नहीं कि सरकार के को लेकर के अदालत में केसेस नहीं जाते, बहुत है कि अदालत के केसेस जाते हैं सरकार को लेकर के, वहाँ पे अदालत में सरकार से रिलेटेड। अब उस केस में अगर कोई केस जाता है तो वहाँ पे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री तो जाएंगे नहीं। अब उनकी तरफ से कौन जाएगा केस लड़ने के लिए? वो महान्यायवादी जाएगा। अब महान्यायवादी जब जाएगा सरकार के लिए लड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, तो कम से कम यहाँ पे महान्यायवादी की क्वालिफिकेशन की बात करेगा। तो कैसा होना चाहिए? पहले तो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये जरूरी है। दूसरा, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में 5 साल जज रहे हो और हाई कोर्ट में 10 साल वकालत की हो, वकालत की हो। ये इसकी कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। और ये योग्यताएं किसके बराबर है? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर है। तो दोनों की सेम योग्यता है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा इसका? ये कह रहा है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की हो। तो इसका मतलब ये है कि पहला कथन इसका क्या है? पहला कथन इसका सही है। ठीक है, अब दूसरे कथन की बात करते हैं। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे इसको सर्कल में डाल देता हूँ, संसद की बात कर रहे हैं। देखो, महान्यायवादी, महान्यायवादी ये किसके पश्चात पर्यंत या किसकी इच्छा पर काम करता है? राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की इच्छा पर ये काम करता है, इसके पश्चात पर्यंत ये बने रहते हैं। जब ये पश्चात पर्यंत बने रहेंगे तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति ही इनके वेतन और भत्ते क्या करेगा? डिसाइड करेगा। और ये क्या है? पूर्णकालिक नहीं होते। क्या नहीं होते? पूर्णकालिक नहीं होते। अगर ये पूर्णकालिक नहीं होते तो इसका मतलब ये कि प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब ये अपना प्राइवेट वर्क यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे या सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ेंगे, सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ेंगे, केस नहीं लड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सरकार के वकील सरकार के खिलाफ कैसे लड़ लेंगे केस? लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस ये कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब इसमें कुछ चीजें और देख लेते हैं। जैसे मान लो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, एजीआई है, ये संसद के दोनों सदनों में दोनों सदनों में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या नहीं कर सकते? वोट देने का इनको अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार नहीं है, क्योंकि सांसद थोड़ी ना है जो वोट डालेंगे, इसलिए इनको वोट का अधिकार भी नहीं है। और और क्या होगा इसमें? ये मैंने बता दिया कि राष्ट्रपति की इच्छा पे है, राष्ट्रपति ही अपनी इच्छा पे इनको नियुक्त करता है और राष्ट्रपति ही केंद्र सरकार के कहने पर इनको क्या है? बर्खास्त भी करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है, ये संसद की जगह अगर यहाँ पे क्या होता, राष्ट्रपति होता तब सही हो जाता है ये। तब हम कह सकते थे एक और दो दोनों सही है, लेकिन अब हम क्या कहेंगे? सिर्फ एक सही है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, अब बताओ फैक्ट कहाँ पे है यहाँ पे? नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण की बात कर रहे हैं। भारतीय सॉरी, ये संघात्मक है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है।
कारण भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। अगर मैं यहाँ पे कथन को कारण से इंटररिलेट करता हूँ, किस हिसाब से करूंगा, यहाँ पे क्योंकि लगा करके, क्योंकि देखो भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है क्योंकि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो इससे क्या हुआ, चीजें क्या हो रही है, ये आपस में मैच नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था की बात करता है और यहाँ पे न्यायपालिका की बात कर रहा है। न्यायपालिका तो स्वतंत्र है, उससे उसको क्या मतलब। तो इससे आप लोग क्या कर सकते हो कि ए और आर दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। लेकिन कुछ चीजें है इसमें देखने के लिए। देखो अगर हम बात करें ये एकात्मक और एक होता है संघात्मक। एकात्मक में शक्ति का केंद्र बिंदु किसके पास होता है, शक्ति का केंद्र बिंदु मतलब मान लो शक्ति किसके पास होता है, केंद्र के पास। और यहाँ पे क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, शक्तियों का विभाजन किसके मध्य, केंद्र और राज्य के मध्य। लेकिन शक्तियों का विभाजन तो है केंद्र और राज्य के मध्य, लेकिन झुकाव किसकी तरफ है, झुकाव है केंद्र की तरफ। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्ध संघात्मक कहा गया है, अर्ध संघात्मक कहा गया है। और ये अर्ध संघात्मक जैसे आलोचना किसने की, ये केसी व्हीलर ने की है, केसी व्हीलर ने की है। इसलिए पहला ऑप्शन क्या है इसका, कथन सही है। दूसरा, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि न्यायपालिका न्यायपालिका क्या करती है, न्यायिक पुनरीक्षण करती है। न्यायिक पुनरावरीक्षण, न्यायिक पुनरावरीक्षण करती है, पुनरावलोकन या ऐसे लिख लो। देखो जैसे आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 इसमें क्या कहा गया है कि संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकार को कम या समाप्त करती हो, ठीक है। आर्टिकल 132 ये क्या कहता है, जैसे मान लो हाई कोर्ट में कोई केस गया है और उस केस को सोल्व करते हुए संविधान की कोई परिभाषा, संविधान की कोई परिभाषा अगर समझ नहीं आती है हाई कोर्ट के, और हाई कोर्ट को लगता है कि इस चीज को किसको देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, तो वो क्या करेगी, हाई कोर्ट इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास हस्तांतरित कर देगी, ठीक है। आर्टिकल 132 में ये कहा गया है। अब आर्टिकल 136 की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, इसका अंतर्गत ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसा डिसीजन लिया गया है किसी केस पर कि वो लोगों उनके लिए न्याय के लिए पक्ष में नहीं था, तो हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी कोर्ट से उस केस को अपने पास मंगवा सकती है और उस पर कार्रवाई कर सकती है। और इसको क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ब्रह्मास्त्र भी बोला जाता है। जब इतनी चीजें क्लियर है कि वो क्या कर सकती है, केस अपने पास मंगवा सकती है, तो यहाँ पे आर्टिकल 13, आर्टिकल 132 और आर्टिकल 136 इंपोर्टेंट हो जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि 13 में आएगा कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती हो। 132 के अंतर्गत आता है कि संविधान की अगर कोई परिभाषा हाई कोर्ट को समझ नहीं आ रही है और हाई कोर्ट को ये लगता है कि इस विषय के ऊपर निर्णय सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए, तो वो उस केस को सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकता है। दूसरा, 136 आर्टिकल में क्या कहा गया, 136 आर्टिकल के अंतर्गत ये है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस को अपने पास मंगवा सकती है और उस पर फिर से डिसीजन दे सकती है। और इसी आर्टिकल को 136 को सुप्रीम कोर्ट का ब्रह्मास्त्र भी कहा गया है।
ठीक है, अब ये क्लियर हुआ। तो इसका आंसर सही क्या होगा, बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि कथन ये भी अपने आप में सही है और ये भी अपने आप में सही है, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? देखो, सामान्य विधेयक, धन विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक और विनियोग विधेयक। अगर मैं यहाँ पे दो चीजों को एक साथ मर्ज करता हूँ, बी प्लस डी को, ये दोनों बजट से संबंधित विधेयक है। ठीक है, तो इन दोनों पे क्या होगा, ज्वाइंट सिटिंग तो नहीं होगी, यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है और यहाँ पर भी ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा संवैधानिक संशोधन में भी ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, सामान्य विधेयक पर ज्वाइंट सिटिंग होगी और ज्वाइंट सिटिंग किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना क्लियर हो। अब इसमें मैं एक चीज और बता देता हूँ कि आज तक कितने ऐसे विधेयक थे जिन पर ज्वाइंट मीटिंग हुई है, ज्वाइंट सिटिंग हुई है। अगर हम बात करें पहला, तो यहाँ पे आएगा दहेज प्रतिषेध विधेयक। दहेज प्रतिषेध विधेयक, ये कब हुआ था, तो 1961 में इस केस पर क्या हुआ, ज्वाइंट सिटिंग हुई थी। दूसरा, बैंकिंग सेवा, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक, आयोग विधेयक, इस पर क्या हुआ, इस पर भी 1978 में 1978 में ज्वाइंट सिटिंग हुई थी। तीसरा, कोटा, इसका क्या था यहाँ पे, आतंकवाद निवारण अधिनियम, आतंकवाद निवारण अधिनियम, निवारण अधिनियम, और ये कब आया, ये 2002 में आया था। इस पर भी ज्वाइंट सिटिंग हुई थी। ये तीन ऐसे विधेयक है जिन पर ज्वाइंट सिटिंग हो चुकी है। कितना क्लियर है कि 3 बार हुआ है और साधारण बहुमत में होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सामान्य विधेयक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित से किन कानूनों में प्राप्त है? देखो, असाधारण शक्तियां, मान के चलो अभी कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं आया कि हमें कुछ ज्यादा शक्ति की जरूरत है। क्यों, जैसे मतलब अभी 2020 से पहले की बात करें, जब तक कोविड नहीं आया था, जब कोविड आया तो उसमें गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा पावर का यूज किया। क्यों किया, क्योंकि वहां पे नीड थी चीजों को रोकने के लिए या मैनेज करने के लिए। अब ये कह रहा है कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट इनमें से कौन सा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट या संपत्ति या एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, एपिडेमिक डिजीज एक्ट। अब बताओ, ये कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से वे एक्ट होंगे जो यहाँ पे लॉकडाउन में सरकार ने यूज किए होंगे। अगर हम यहाँ पे देखें मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, यहाँ पे क्या है, जो मेंटली लोग अनफिट है उनकी केयर की बात कर रहे हैं, तो इसका तो कोई संबंध है ही नहीं। फिर हम देखते हैं पे शत्रु संपत्ति या एनिमी प्रॉपर्टी का एक्ट, यहाँ पे भी इसका कोई संबंध नहीं है। संबंध किस किस का है, संबंध है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इसका, क्योंकि आपदा है, जो कोविड आया था एक आपदा थी हमारे लिए। फिर अपेंडिक डिजीज एक्ट, ये क्या है, 1980 वो 1897, ये अंग्रेजों का कानून है, अंग्रेजों के समय का कानून। अब इसके अंतर्गत क्या था
यहाँ पे क्या करते थे, राज्य और जिलों, जो जिले थे, जिलों प्रशासन को शक्तियां दी गई थी कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे उसकी जांच की जाए, क्योंकि प्लेग फैला हुआ था उस टाइम पे, इसलिए कि उसको भी वो सिम्टम्स ना हो जिससे बीमारी और फैले। ठीक है, तो ये 2 एक्ट थे जो काम किए थे वहां पे, जिनका यूज किया था लॉकडाउन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चले। ये देखो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2, अनुच्छेद और प्रावधान। अगर यहाँ पे अनुच्छेद 61 की बात करें तो इसमें क्या क्या है, देखो आर्टिकल 61 में क्या दिया गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसकी बात करते हैं तो हम यहाँ पे ए को दो लेकर चलेंगे। फिर अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति को हटाना, बी का 3। अनुच्छेद 94, स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष को हटाना, सी का 4 और डी का 1। अब आप लोग देख लो कि ए का 2, ए का 2 इसमें भी है और ए का 2 इसमें भी है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब बचे 2, बी का आप लोगों ने क्या लगाया, 3 लगाया, ये इसका सही होगा। ठीक है, तो आप लोगों को आर्टिकल्स भी थोड़े याद रखने हैं जिससे चीजें मैचिंग की और ये आपको अच्छे से हो जाए कवर। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, इसकी बात कर रहे हैं। 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 और 22 जुलाई 1948। अगर इसका सही आंसर देखें हम तो इसका सही आंसर होगा 22 जुलाई 1947। यहाँ पे क्या हुआ था, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। यहाँ पे क्या आएगा, राष्ट्रीय ध्वज आएगा, राष्ट्रीय ध्वज। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, 24 जनवरी 1950, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ। अगर यहाँ पे बात करें राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे, राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पे ये 3 काम हुए थे 24 जनवरी 1950 को। अगर 22 जनवरी 1950 की बात करें ये गलत है और 22 जुलाई 1948 की बात करें ये भी गलत है। ठीक है, इन दोनों में चीजें छुपी हुई थी, तो मैंने ये दोनों चीजें आपको बता दी। ठीक है, देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन कवर हो गए हैं 2020 के। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 2000 हमने 2018, 2019 और 2020 की पीवाईक्यू पॉलिटी के सोल्व कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, नेक्स्ट डे से 2021 के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए, कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये समझ में नहीं आया। और चीजें अगर इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो वो भी बता देना कि सर ये टॉपिक है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, इससे रिलेटेड कोई वीडियोस आप हमें बता दो, तो मैं वो चीज भी आपको वहाँ पे वीडियो बना करके उसको समझा दूंगा ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। और मेरा जो टारगेट है मैं उसको कवर करके ही चलूंगा 6 दिसंबर तक, ताकि आप लोगों का प्रीलिम्स अच्छे से हो जाए। इसलिए हर एक चीज को सही तरीके से करते हुए चलेंगे और इस पैटर्न के क्वेश्चन को जो है
कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन है। जिस टाइप के आगे भी क्वेश्चन आएंगे उनको भी हम अच्छे से देखेंगे, और जिस तरीके से 2026 में यूपीएससी के क्वेश्चन आए उनको भी एआई सीरीज जब हम सोल्व करेंगे तब उस पैटर्न के क्वेश्चन को सोल्व करते चलेंगे। ठीक है, आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही। कल 2021 की फिर से मिलते हैं, ठीक है, जिसमें हम अच्छे से टॉपिक को करेंगे। आज के लिए इतनी, थैंक यू।